न्यूज में सुबह से ही मेगा कवरेज लोकतंत्र के महापर्व की जारी है। देखिए, आज चौथे फेज का मतदान हो रहा है। आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश की 8 सीटें शामिल है जहां पर मतदान हो रहा है। 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान पर हैं और इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हुआ है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही मध्य प्रदेश की 8 सीटें इसमें शामिल हैं। वो कौन कौन सी सीट है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन में मतदान चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में परिवार संग मतदान केंद्र तक भी पहुंचे। वो भी तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाया। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। चौथे फेज में कुल 1717 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हुए हैं और इस फेज में 5 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 96 सीटों पर अब तक कितना प्रतिशत मतदान संपन्न हो चुका है। 24.87% मतदान अभी तक संपन्न हो चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 32.38% मतदान हुआ है। अब लोकसभा सीट वाइज भी आपको बताएंगे कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। देवास में 35.83%, तो धार में 32.62% वोटिंग हुई है। तो इंदौर में 25.08% मतदान हुआ है। खंडवा में 31.87%, तो वहीं खरगोन में 33.52%, मंदसौर में 34.12% वोटिंग हुई है। रतलाम का अगर हम जिक्र करें तो 34.04%, उज्जैन में 34.25% अब तक वोटिंग हो चुकी है और अभी आधा दिन बाकी है। मतदाता अपने घर के बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वोट परसेंटेज 4th फेज में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है और आपकी लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहे हैं तो घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लोकतंत्र के महापर्व की परिभाषा को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम दिग्गज हो, वो यही अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें। मतदान जरूरी इसलिए है क्योंकि आप अपने लिए आने वाले कल के लिए एक बेहतर नेता चुनते हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व के डेफिनेशन को भी समझने की जरूरत है, इसके महत्व को भी समझने की जरूरत है। वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि पहले फेज से चौथे फेज तक लोग अब जागरूक हो रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं। हमने देखा है कि पहले के 2 चरण में मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला। तीसरे चरण में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन इस बार और बेहतर की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, देश भर में चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है। चौथे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं चौथे चरण के मतदान को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देश भर में तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने, हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की है, सुन लीजिए। चौथे चरण का मतदान जारी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। साव जी, चौथे चरण का मतदान जारी है, कैसे देख रहे हैं आप? चौथा चरण भी बहुत उत्साहजनक होने वाला है। 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी अधिकांश सीटों पर जीत रही है। प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है। लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, घरों से निकल कर आ रहे हैं। चौथा चरण भी उत्साहजनक है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी
400 पार जाने वाली है। आप उड़ीसा के दौरे पर भी गए थे, लगातार जनसभा को वहां संबोधित किया था, क्या देखने को मिला था आपको? उड़ीसा भी परिवर्तन की अंगड़ाई ले रहा है। 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार ने उड़ीसा की जनता को बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दिया है। इसके बहुत सारे नेता जो है रायबरेली के दौरे पर गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार, पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, वो लगातार सभाओं को संबोधित करते नजर आ रहे, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आज जिन नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने घर बैठा दिया है, वो रायबरेली में जाकर करेंगे क्या? तो आज रायबरेली की जनता तैयार बैठी है राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए। अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से अब रायबरेली आए हैं और रायबरेली की जनता उन्हें वहां से विदा करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी को दूसरी कोई सीट अब ढूंढनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीट जीतेंगे, तो कांग्रेस नेता फिर कहाँ जाएंगे? ढूंढना पड़ेगा, जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की समाप्त हो गई है। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो समाप्ति की ओर है, कांग्रेस को जनता के बीच जाना चाहिए और विश्वास जीतने का हासिल करना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सुमन थाऊ, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 फेज में ही वोटिंग संपन्न हो चुकी थी, यानी 7 मई को छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका था और उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज अलग अलग प्रदेश पहुंचकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली दौरे पर हैं, जहां वो राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन को लेकर भी अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, सुनिए। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पूरी प्रवेश में है और यहाँ कह सकते हैं जो हाई प्रोफाइल सीट कहा जाती थी रायबरेली, गांधी परिवार से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो माहौल रहा वो हमेशा गांधी परिवार का ही रहा। इस बार बीजेपी पूरी तरह से इसको भुनाने में लगी हुई है। मेरे साथ भूपेश बघेल जी भी हैं। बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका पर। जी नमस्कार। सर, मैं जानना चाह रहा था कि अभी भाजपा ये कह रही है कि जो विरासत मिली है माँ की, उसे राहुल गांधी किस हद तक बचा पाएंगे? देखिए, ये सीट शुरू से गांधी नेहरू परिवार का रहा है और 5 बार सोनिया जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। चूँकि अब राज्यसभा में वो गई हैं, तो यहाँ के लोगों की डिमांड यही था कि यहाँ से राहुल जी लड़े और कार्यकर्ताओं की भावना भी यही थी और आम जनता की भावना भी यही थी। उस भावना को सम्मान करते हुए राहुल जी ने फिर यहाँ से नामांकन भरा है। लगातार राम मंदिर न जाने पर, निमंत्रण देने के बाद भी न जाने पे, इसको लेकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक के कोई मंदिर जाए, कोई और आस्था के केंद्र जाए, वो व्यक्तिगत मामला है। और निमंत्रण जाने की बात है तो यहाँ के हमारे पूरा पीसीसी, हमारे यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सीएलपी लीडर, यहाँ के पीसीसी चीफ, पूरा कार्यकारिणी सहित मंदिर गए। मैं सवाल ये कर रहा हूँ अमित शाह जी को, जिस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अमित शाह जी कहाँ थे? योगी जी प्राण प्रतिष्ठा में थे, पूरे मंत्रिमंडल कहाँ था? तो भूपेश बघेल जी ने साफ ये कह दिया है कि चुनौती कैसे भी हो, बड़ी चुनौती से लगातार राहुल गांधी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो देश को बचाने या संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और रायबरेली से ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंजनी कुमार के साथ मैं आफ्ताब खान, विस्तार न्यूज, रायबरेली। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बाद जाकर यूपी में कमान संभाले, क्योंकि यूपी में यादव फैक्टर का बड़ा जज्बा रहा है। को कहीं ना कहीं लगातार वहाँ जातिवाद समीकरण के साथ परिवारवाद भी चलता है। सर, यादववाद चलता है यूपी में और परिवारवाद। अरे हम तो राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, ये भाजपा का राष्ट्रवाद है, वो चलाते होंगे जातिवाद। भाजपा इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार की जातियों को महत्व मिलता है और भाजपा जो कहती है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर अक्सर से सिद्ध होती है। अरविंद केजरीवाल को
बिल्कुल, तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई जातिवाद नहीं चलता है और भाजपा सबको साथ में लेकर चलती है। और कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद को आगे बढ़ाती है, यादव फैक्टर के माध्यम से वो जनता में अपनी घुसपैठ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है पूरे मध्य प्रदेश में मोदी के साथ 400 पार का नारा जो है वो सत्य साबित होगा और 400 पार के साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश में मोदी की सरकार ही बनेगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो देखिए 10 राज्यों के 96 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। तमाम दिग्गज चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं और 5 केंद्रीय मंत्री जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगातार इस विषय में हर पहलू से विस्तार न्यूज आपको जानकारी दे रहा है और इसी विषय में अब चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। अमित श्रीवास्तव है जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो उमेश गोरमोड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर जहां मतदान हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज वहां भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। उमेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा और इसलिए रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है और चौथे चरण का मतदान आज संपन्न हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा 400 पार पूरा कर लेंगे आप लोग, कि अभी भी स्थिति डगमगा रही है क्योंकि जो फील्ड में फीडबैक है वो कुछ और मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर 400 पार के नारे के साथ हम इस चुनाव में एक लक्ष्य लेकर के उतरे हैं और लगातार जिन राज्यों के अंदर में चुनाव संपन्न हो गए हैं या आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के अंदर में मतदान हो रहे हैं, लगातार जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारे पास फीडबैक आया है वो हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और निश्चित तौर पर जो सकारात्मक प्रतिसाद जनता का अब तक हमको प्राप्त हुआ है, इसमें कहीं कोई संशय हमको नजर नहीं आ रहा है कि हम 400 पार का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के बूते प्राप्त करेंगे। और हम वही पार्टी हैं जो 2 से प्रारंभ किए थे, तब पूरे देश भर के अंदर में विपक्ष के तमाम नेताओं ने किस प्रकार से हमारा मजाक तक उड़ाया, माखौल तक उड़ाने का प्रयास किया और वहां से जो मजाक का जिक्र कर रहे हैं या अमित श्रीवास्तव से पूछ लेते हैं, कौन सा आप लोगों ने ऐसा मजाक उड़ा दिया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी हो गई है कि 400 पार के जो नारे पर हम इससे पीछे नहीं हटने वाले और इस नारे को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं हर मंच से आप लोगों को? रसिका जी, उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। देखिए, आज सबसे पहले तो जहां पर अभी तक चुनाव हुए हैं वो हमने तो उस पर कई सारे आपके यहाँ डिबेट्स किए हैं, लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन समस्त मतदाताओं से ये निवेदन करूंगा कि आप निकलिए और अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। और ये संविधान, देखिए ये हमारा देश संविधान से चलता है और आपके एक स्क्रीन पे मैं संविधान की पूरी बुक लेके आया हूं। इसको बचाने का ये चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, इस पर भी बात करेंगे और विस्तार से हर पहलू पर चर्चा करेंगे। देखिए, उज्जैन का रुख कर लेती हूं, हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर संतोष जी वहां पर मौजूद है और एक युवा मतदाता उनके साथ है, कुछ एक्सक्लूसिव दिखा रहे, बातचीत करिएगा संतोष जी। बिल्कुल रसिका, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी में जिस प्रकार मालवा और अंचल के जो महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं इसी से सरकार बनती है और उज्जैन का जो मतदाता है वो सुबह से ही जागरूक है। 44 डिग्री की जो गर्मी है उसके बावजूद भी घरों से निकले एक संदेश दे रहे हैं जिस प्रकार मतदाताओं को घर से निकलना चाहिए और ये सब जागरूक मतदाता है। कुछ युवतियां भी हैं, कुछ नए वोटर्स हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, सभी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व पर आने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये नए, आपने पहली बार वोट डाला? पहली बार वोट डाला है। व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पर इस बार हर बार की तरह। राष्ट्रहित के लिए आपने मतदान किया, क्या कहेंगे? अच्छा, बढ़िया रहेगा, मोदी जी आएंगे। बिल्कुल मोदी जी आएंगे, ये युवा वोटरों का कहना है। आप क्या कहेंगे, आपने राष्ट्रहित के लिए मतदान किया है? मतदान उज्जैन में बहुत ही उत्साह है। आप देख रहे होंगे भरी गर्मी में भी मतदाता अलग अलग हिस्सों से निकल के आ रहे हैं और मत कर रहे हैं, स्वतः जागरूक हैं। राजनीतिक दल भी अपने अपने कार्यकर्ताओं को निकाल के सर्वाधिक मतदान करने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बाबा महाकाल की नगरी से राष्ट्रवाद का जो शंखनाद हुआ है वो और बड़े जयघोष के साथ प्रज्वलित होगा। यही सारा राष्ट्रवाद का जो महाकाल की नगरी से आप लोग भी घरों से निकलकर मतदान करने आए, क्या कहेंगे? हमको तो वोट डालना चाहिए क्योंकि हम जागरूक नागरिक हैं। देश के लिए और देश के हित के लिए हमें वोट देना चाहिए। बिल्कुल, आपने भी वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। मेरा फर्स्ट वोट है
अब मोदी जी आएंगे इसलिए मैंने वोट दिया। बिल्कुल देख सकते हैं जो युवा मतदाता हैं मोदी जी के फैन लग रहे हैं, ये घर से निकले हैं। क्यों ना आप भी घर से निकले और भीषण गर्मी को ना देखें, क्योंकि जब हमारा देश का युवा मतदाता है और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का महापर्व मतदान करना कितना जरूरी है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपकी बाकी जिम्मेदारी है, उतना ही जरूरी मतदान करना भी है। और विस्तार न्यूज भी लगातार यही अपील करता है कि घर से निकलिए और अपने मत अधिकार का प्रयोग करिए, लोकतंत्र के महापर्व के महत्व को समझिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी। जैसे कि मैं कह रही थी, दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बातचीत करने की लगातार मेरी कोशिश है, समझने की कोशिश है। उमेश जी, फिर आपका रुख करूंगी। हमने देखा है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुए, तमाम दिग्गज उड़ीसा पहुंच गए। चाहे सीएम विष्णुदेव साय की मैं बात करूं, अरुण साव की बात करूं, ओडिशा को साधने की क्या कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या फिर ये डर है कि ओडिशा फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी से छूट ना जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता संगठन के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ के जो तमाम दिग्गज हमारे जो नेता हैं, उनको अलग अलग राज्यों के अंदर में जिम्मेदारी दी जा रही है। ना सिर्फ उड़ीसा, बल्कि हमारे नेता झारखंड में भी लगातार मतदाताओं के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उड़ीसा का विषय है और उड़ीसा में लगातार हमारे तमाम कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम धीरे धीरे सने सने सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव में हमको उम्मीद है कि पहले के तमाम दशकों के तमाम चुनाव की तुलना में इस बार उड़ीसा के अंदर में जनता का आशीर्वाद, जनता का चमत्कार हमारे पक्ष में होगा और निश्चित तौर पर पहले से बेहतर परिणाम के साथ हम इस चुनाव में उड़ीसा के अंदर में निकल करके आएंगे। और जिस प्रकार से अभी संविधान और संविधान की बात हो रही थी, लगातार संविधान को तोड़ने, मरोड़ने, कुचलने, बदलने वाले, लगातार देश के अंदर में कैसे हालात निर्मित करने वाले, आपातकाल लगाने वाले, मौलिक अधिकार को छीनने वाले, इनकी प्रधानमंत्री अयोग्य हो जाए तो संविधान के साथ ये क्या करते हैं इसका उदाहरण देने वाले। उमेश जी, अभी आरोप तो ये भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहा है कि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कुचल रही। विपक्ष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष अभी आप लोगों के लिए बात कर रहा है, पहले जैसे आप लोग पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी ये तो कह रहे हैं हम चमक रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की चमक भी कम हो रही है। आपके पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। जैसे जैसे एक चरण का मतदान संपन्न होता है, कुछ और छटनी हो जाती है, कुछ और लोग शामिल हो जाते हैं। इस पर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप लोग? देखिए, कहते हैं ना कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। और रही बात, मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा, ये अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र का अपहरण करने वाले, लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले, एक बार नहीं बार बार उसे तार तार करने वाले, आज अगर हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और रसिका जी, मैंने तो पहले ही कहा, ये संविधान की बुक नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। और ये अगर हम नहीं कहते, हमने नहीं कहा, आपने कहा, निश्चित तौर पे संविधान पे समय समय पे संशोधन हुए हैं, लेकिन आपके ही अनंत हेगड़े साहब ने, ज्योति मिर्गा ने, लालू सिंह ने, लल्लू सिंह ने सब कहा हमारी 400 सीट आने दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। 272 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए। लेकिन जो लोकतंत्र का अपहरण करने वालों से जनता ज्यादा उम्मीद नहीं करती। और 400 का जुमलाबाजी, देखिए, इन्होंने तो छत्तीसगढ़ में भी कहा था आपकी बार, पिछली बार 65 बार, कितने में आ गए थे? 14 में। मध्य प्रदेश में कहा था आपकी बार 200 बार, 100 के भी नीचे आ गए थे। तो ये 400 का जुमला 4 जून के, अब कह रहे हैं, जनता कह रही है, अब जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 4 जून के बीजेपी वाले जाने वाले हैं। अच्छा, तो देखिए 4 जून को बीजेपी जाने वाली है, ये कहना अमित श्रीवास्तव का। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी ये भी अमित जी समझा दीजिएगा, क्योंकि आपके कई कैंडिडेट, देखिए इंदौर के चुनाव की बात कर लूंगी, आज इंदौर का जो चुनाव हो रहा है वो बीजेपी कैंडिडेट और नोटा के बीच में हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका कैंडिडेट ही चला गया। कैसे बात कर रहे, कैसे बनाएंगे आप लोग सरकार? देखिए, जनता बनाएगी, क्योंकि जनता, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये 2003 में भी बहुत फील गुड इंडिया शाइनिंग की बात करते थे,
और लगभग इसी प्रकार का एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया था और इस देश की जनता ने इन्हें माकूल जवाब दिया रसिका जी, और 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही। तो किसी को भी अहम और वहम नहीं होना चाहिए, इतना गुमान किसी को नहीं होना चाहिए जो पहले से कहते हैं हम 400 सीट लाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना आज इनको इनकी स्थिति पता है, ये 150 के नीचे जाने वाले। अब रही बात आपको मैं बता दूं। उमेश जी जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगी अमित जी आपके पास। हाँ। मुझको लगता है कांग्रेस खुद अहम और वहम में है। चुनाव 2024 का हो रहा है और ये 2004 को याद करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजोने का यहां पर प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से हम पर लगा रहे हैं, तो मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से होती नहीं और ठीकरा हम पर फोड़ना ठीक नहीं। जिस प्रकार के हालात हैं, ये लगातार चुनाव को गिना रहे थे। आज छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, इनके संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला जी। बीते दिनों उन्होंने जिस प्रकार से ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट सहित 40 से अधिक न्यायालय में ईवीएम से संबंधित याचिकाएं रद्द होने के बाद, तो वो बताता है कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जा रही है। इन्होंने विधानसभा चुनाव में क्या 75 पार का नारा दिया था, जनता ने सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह का ईवीएम को लेकर के बयान निकल करके आता है कि मैं तो ईवीएम पर विश्वास देखिए, ईवीएम पर तो सवाल उठते हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद ईवीएम पर कितने सवाल उठेंगे। आप लोगों से बातचीत करूंगी। पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत बताइएगा कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, और जब हम इंदौर पहुंचे थे तो इंदौर में यह स्थिति बनी हुई थी कि इस बार का चुनाव जो है वो बीजेपी और नोटा के बीच में है। जी रसिका, बिल्कुल देखिए, बीजेपी और नोटा के बीच में ही ये चुनाव है, क्योंकि जो बाकी प्रत्याशी है उनका तो बहुत अधिक माहौल नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वो भी इंदौर के लोकल न होके सनावद के हैं, मतलब कि खंडवा जिले के वो हैं, तो ऐसे में उनका भी कोई यहाँ पर खास प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं। हम मौजूद है, देखिए मैंने भी अभी हाल वोट डाला है। सुबह से हम हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि इंदौर में कैसा माहौल है। जैसे ही समय मिला पहली फुर्सत में आया हूँ और मेरे ही बूथ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ रसिका। यहाँ पर लोग लगातार वोट देकर निकल रहे हैं और हर तरह के वोट देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बच्ची को लेकर पहुँचे हैं वोट देने। तो ये जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने जिम्मा लिया है कि हाँ, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। क्या कहना है, हम इन्हीं से बात करेंगे। भाई, छोटी बच्ची को घर रख कर आ जाते हैं, आप वोट देने आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी तो है ही, हमारा अधिकार भी है, और भारत के नागरिक होने के नाते आप किसी भी परिस्थिति में हो, यहाँ पर वैसे भी सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और फिर इसकी सुरक्षा के मद्देनज़र वोट देना तो ज़रूरी है ना। सिर्फ टीवी को देखते हुए और हम चिल्ला के ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है। घर से निकल कर हमें भी तो कुछ काम करना होगा ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज वोट दिया है, सुरक्षा के मद्देनज़र कि हम हमारे देश में ही सुरक्षित रहें। मेरी बेटी है ये, इसको मैं कैसा भारत देना चाहती हूँ, कैसी मैं जो है देश और अपना शहर देखती हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने अपना मताधिकार किया है, और इसको सोचते हुए मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है। आप क्या कहेंगे, आपने भी वोट डाला है? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर नागरिक का ये एक नैतिक कर्तव्य होता है मतदान करना। हर काम को छोड़कर सबसे पहले मतदान करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी आवाज़ को एक पंजीकृत करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है वोटिंग। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, हर काम छोड़कर सबसे पहले वोट देना चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे? देखिए, युवा भी वोट दे चुके हैं, आप तो कई बार वोट देते रहे होंगे, तो आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया इस बार? केंद्र तक पहुंच रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंच रही है, और यही संदेश देने की कोशिश है कि मतदान करना कितना जरूरी है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता हर लोकसभा सीट में मौजूद हैं। बुरहानपुर का रुख कर लेती हूँ, मोशीन इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए। मोशीन, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, बातचीत करिएगा लोगों से जो मतदान करने पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, हम बुरहानपुर की बात करें तो सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से रात भर से जो लगातार बारिश हुई थी, उस बारिश को देखते हुए मौसम काफी ठंडा हो गया है। लगातार माना यह जा रहा था कि गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम होता है, लेकिन सुबह से ही मौसम खुशनुमा है और ठंडक है। मौसम में लोग बढ़ चढ़ के घरों से निकल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज और एक तस्वीर देखी है कि कुछ वार्डों में, जो मुस्लिम एरियाज वार्ड है, वहां पर
बम्पर वोटिंग हो रही है, वहां पर सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि दोपहर बाद क्या स्थिति बनती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बात करने के लिए। हाँ सर, किस तरीके से देखते हैं वोटिंग को आप? विकासशील भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, विश्व गुरु के लिए सभी ने वोट डाले और यहाँ पे भी अच्छे वोट डल गए सुबह से। सर, वोटिंग की क्या सोच समझ के आपने वोट किया? राष्ट्र हित के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए। तो देखिए, घरों से निकलकर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं और लोगों की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है, संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के समर्थन में हो रहा है। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते चुनाव को, मतदान कर रहे हैं? लोगों में काफी उत्साह है वोटों के प्रति। सुबह से कोई बारिश के कारण से कोई वोट प्रतिशत कम हुआ था, अभी वापस मतलब अच्छा वोटिंग हो रहा है। तो ये देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत अभी बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि बारिश हुई थी, बारिश के कारण थोड़ा माहौल जो था ठंडा था, लेकिन अभी फिर से बूथों पर लोगों की लाइनें लगी है। और हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, कीचड़ बारिश जो हुई थी उसकी वजह से जो बूथ है वो बूथों में पानी जमा हो गया था, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकले और घरों से निकलकर अपना वोट कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है, ये इंदिरा कॉलोनी वार्ड है, यहाँ की तस्वीर है। लोग यहाँ पर आए हैं और अपना वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अलग अलग लोकसभा सीट से और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां के लोग जागरूक हैं। और यही विस्तार न्यूज़ भी बार बार अपील कर रहा है कि मतदान करने जरूर जाएं। यह आपका अधिकार है, यह आपकी जिम्मेदारी है। गेस्ट भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, मैंने देखा था और हमने इस पर चर्चा भी की थी कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा है, कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज के इलेक्शन में कम देखने को मिले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, लोग घर से निकल भी रहे हैं। उसके क्या कुछ कारण भी हो सकते हैं कि जिस वजह से लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हों। लेकिन जब मैं फील्ड में एक शो कर रही थी लोकसभा, उस माध्यम से लोगों ने एक बात को कहा था कि हम कैसे नेताओं पर विश्वास कर लें, जिस नेता को चुनते हैं वो तो कहीं और चला जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि लोगों की नेताओं पर जो एक विश्वास वाला जो एक फैक्टर होता है, वो विश्वसनीयता ही खत्म होती जा रही है। रशिका जी, निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और जनता भी अगर आप देखेंगे तो इस विषय पे चर्चा करना चाहती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कि एकदम से जिस प्रकार से हम इंदौर की हम बात कर रहे थे, तो एक कैंडिडेट का चले जाना और उस पार्टी पे चले जाना कि वहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं और उनको लेके जाना और उसके बाद बीजेपी का जिस प्रकार प्रवेश होना, इतनी जल्दी आइडियोलॉजी चेंज कैसे हो जाती है लोगों की, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 178 से ज़्यादा नेताओं को इन्होंने लिया और उन नेताओं को लिया जैसे आप जिनके ऊपर प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं और बाद में वो भाजपा में चले जाते हैं और मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। तो अब तो कहते हैं ना, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आ गई है कि भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचारियों को डालो और भाजपा ही निकालो। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी तो ये पिक्चर बाकी है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर ये ट्रेलर इतना खतरनाक है तो पूरी पिक्चर कितनी भयावह होगी। जनता ये बात को कह रही है, लेकिन लोकतंत्र में जनता अपने लोकतंत्र में वोटों के अधिकार से जनता को जो दिया है संविधान ने, उसके माध्यम से जनता ऐसे लोगों को माकूल जवाब और करारा जवाब देना जानती है और समय समय पे जनता ने वो करारा जवाब दिया भी है। जनता क्या जवाब देगी 4 जून को वो पता ही चल जाएगा कि जनता किसको नकारती है और किसको स्वीकार करती है। उमेश जी, आज आप बता ही दीजिए विस्तार न्यूज के स्टूडियो पर, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है और कहां से लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जाते हैं और धुल कर निकलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर मंच से इस तरीके का आरोप आप लोगों पर लगा रही है। देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और वॉशिंग मशीन पे भी मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आइडियोलॉजी की। इस आइडियोलॉजी में ही, इनके सवाल में ही इनका जवाब छुपा हुआ है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, यहां तक कि इनके घोषित प्रत्याशी तक इनको छोड़ करके जा रहे हैं। ये सवाल आइडियोलॉजी का ही है। जब इनके कार्यकर्ता जो भगवान प्रभु श्री राम के ऊपर आस्था और विश्वास
रखते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं और उनकी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा देती है। और उसके बाद से जो तमाम उदाहरण निकल करके आए, चाहे गौरव वल्लभ जी का उदाहरण हो, राधिका खेड़ा जी का उदाहरण हो, या इनके तमाम नेताओं का उदाहरण निकल करके आया कि किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कांग्रेस पार्टी के अंदर किया गया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना उमेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी स्ट्रांग है तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ रही है विपक्ष के नेताओं को इधर लाने की? मत लाइए, ये भी तो किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना हम खुद में काफी हैं, तो फिर विपक्ष को भी अहम भूमिका और मजबूत रहने दीजिए, फिर मजा आएगा पक्ष और विपक्ष को देखने में। मैं जवाब दे रहा हूं, हम थोड़ी जा रहे हैं तोड़ने के लिए। अब कांग्रेस खुद टाइटेनिक हो गई है, उसमें कोई सवार ही नहीं रहना चाहता। जब तमाम लोग देख रहे हैं कि ये डूबती नैया है, कभी भी डूब जाएगी, यहाँ ना आइडियोलॉजी का ठिकाना है, ना भरोसा है, ना इनके नेता का भरोसा है, ना ठिकाना है। जहां इनके खुद नेता हार के भय से एक लोकसभा की सीट छोड़ करके दूसरी लोकसभा सीट में चले जाएं कि भैया अगर वहां हार गया तो यहां मैं कहीं जीत जाऊं, तो कहीं सदन में जाऊं तो कुछ मौका मुझको मिल जाए, ऐसे अविश्वास के साथ अगर इनके नेता मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रत्याशियों को पास करेंगे तो कौन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? सीधा मैसेज है, कांग्रेस डूबती नैया है, समय रहते उतर जाओ। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो राष्ट्रवाद की भावना के साथ, बिना जाति धर्म के भेदभाव के साथ, राष्ट्र के लिए काम करने की भावना के साथ यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो क्या दिक्कत होनी चाहिए किसी को? बल्कि कांग्रेस को चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं का, अपने ही कार्यकर्ताओं का और यहां तक कि अपने प्रत्याशी का भरोसा खो चुकी है। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इस देश की सबसे पुरानी किसको आत्ममंथन करने की जरूरत है, किसको रणनीति बदलने की जरूरत है? ये 4 जून को जब नतीजे जनता बता देगी, उसके बाद ये पार्टियां काम कर लेंगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं।